वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास थोड़ी मजेदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनीज एक्ट का चैप्टर 10। सर, कंपनीज एक्ट का चैप्टर 10 ये क्या है? बेटा, ये वही है जो आपके सिलेबस में है, ऑडिट एंड द ऑडिटर्स। ठीक है, ऑडिटिंग आपके सिलेबस में बोला हुआ था और ये बोला हुआ है कि चैप्टर 10 आएगा कंपनीज एक्ट का। ठीक है, तो चैप्टर 10 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ऑडिटिंग को डिफाइन करता है आपके। तो आज हम लोग सेक्शंस वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो मतलब मेरी पर्सनली अगर बोली जाए ना, तो कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, हाँ, इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, तो मेरी फेवरेट क्लास भी है और फिर मजा भी आएगा आज की क्लास में। देखो, आपको याद क्या क्या करना है जब भी कभी हम लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना, जब हम लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस चीज को समझना है ना। लॉ की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टिपिकली हार्ड होती है ना, मतलब एकदम कंसाइज वे में लिखी हुई होती है कि छोटा करके बहुत सारी चीज को बताने की कोशिश की जाती है। तो हमको करना क्या है? सबसे पहले तो उस चीज को समझना है, मतलब जो आपका जो यहाँ पे जो दिमाग जो है इसके अंदर बैठाना है। ठीक है, उसके बाद फिर नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके सेक्शंस जो है उनको याद करना है, क्योंकि आपके इसमें सेक्शंस कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो सेक्शंस याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी एग्जाम्स में तो इतने ज्यादा सेक्शंस नहीं पूछते, तो मैं नहीं बोलता आपसे सेक्शंस याद करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेंगे इसलिए हमको सेक्शंस याद करने हैं। तो फिर बता दूं मैं आप लोगों को, जो भी बच्चा नया है, ये ऑडिटिंग की थर्ड क्लास है। 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, वो क्लासेस को देख लो, फिर ही इस वाली क्लास में आना। ठीक है, हमने एक फ्री बैच चलाया हुआ है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए। मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या? अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड टैक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमारा अकाउंट्स कंप्लीट हो चुका है, ऑडिटिंग भी 3-4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स पे शिफ्ट कर जाएंगे। आपको करना क्या है हमारी वीडियोस देखने के लिए? कहीं कोई भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है भैया, हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। जो है क्या? कॉमर्स एक्सरसाइज पे आपको अकाउंट्स मिलेगा, प्लस आपको इंग्लिश की भी वीडियोस मिलती हैं। ठीक है, बस इतना सा काम कर लेना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बस और तो कुछ नहीं करना फिर। तो ठीक है, जो कल के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए थे वो बताता हूँ कुछ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स और अ बिजनेस। ठीक है, इजी से था, ऑडिटिंग ही है यार, है ना। ये तो ऑडिटिंग है, इसका तो आंसर मेरे को लगता नहीं किसी ने भी गलत किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, एन ऑडिटर इज लाइक अ, पढ़ाया था मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास में ही, और मैंने इससे आपसे केस भी पूछा था कि इसका केस कौन सा होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ बच्चों ने कितने सही आंसर दिया, मतलब कितना अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये था हमारा वॉच डॉग था। ब्लड हाउंड को उसने मना कर दिया था कि ब्लड हाउंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वॉच डॉग है। When the audit of company accounts was made compulsory in India। ठीक है, कंपनी के जो अकाउंट्स थे उसको ऑडिट करने के लिए कब कंपलसरी इंडिया में किया गया? तो इसके लिए जो एक्ट जो आया था अपना कंपनीज एक्ट 1912 1913 वाला जो आया था वो वाला आया था। ठीक है, और इसको लेके कब आया था? मतलब अगले साल से 1914 में कह दिया कि भैया अब आपका जो है कंपनीज एक्ट इस साल से आपको ऑडिटिंग करना कंपलसरी इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड का पता नहीं भैया, वर्ल्ड में कब हुआ था। वर्ल्ड में हो गया होगा पहले ही, तब इंडिया में बाद में आया, क्योंकि अंग्रेज लेके आए थे ना। तो सबसे पहले बच्चों ने जो आंसर दिया है वो सही है। बच्चों ने मोस्टली आंसर सही दिया। क्या है? पनिश्ड ऑडिटर्स इन्वॉल्व इन सत्यम केस। ठीक है, सत्यम केस में था, इसका जो ऑडिटर था वो पीडब्ल्यूसी थी, जो कि वर्ल्ड की बिग फोर्स में आती है। ठीक है, बिग फोर्स में, लेकिन तब भी ये सब काम किए। कोई बात नहीं, होता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है? ए ए क्या था हमारा? ऑडिटिंग था। 2 का सी दिया है, सी क्या था एक्चुअली में? बेटा, मे बोथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं है विनय कुमार, मैंने आपको पढ़ाया था ना क्लास में, इसका मे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं था। उस वाली जजमेंट में साफ साफ कहा गया था कि जो ऑडिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉचडॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था? हमारा बी होना था। इस चीज को सही करना, 1914। ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनीज, और इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर मतलब जब से तब से उनकी अलग से क्या किया गया, अलग से उनकी ऑडिटिंग के लिए बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन, जबकि हमारे जो पार्टनरशिप वगैरह है उनमें ऐसा नहीं है। फिर हमारा क्या आता है? दूसरा इन्होंने दिया है, इन सत्यम केस ऑडिटर पीडब्ल्यूसी वाज आल्सो गेट अरेस्टेड। ठीक है, ऑडिटिंग है, वॉचडॉग है, किंगस्टन मिल्स केस था 1896। बिल्कुल सही बात। ठीक है प्रिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। एंड 1914, तीनों आंसर आपके सही है। फिर आता है, निर्मला देवी ने आंसर दिया था, ऑडिटिंग किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी केस 1996। 1996 नहीं था बेटा, 1996 नहीं था, इसको सही करना, ये 1896 था ना, 1896 था। ठीक है, मैं जजमेंट दिया था कि दैट ऑडिटर इज वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑडिटिंग ये 1913। 1913 का बेटा कंपनी से एक्ट आया था, बट 1914 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ऑडिटिंग वॉचडॉग किंगस्टन, ठीक है, 1914। ठीक है, ऑडिटिंग वॉचडॉग 1913। बेटा 1913 में मैंने वही चीज बताई कि कंपनी से एक्ट आया था, बट आया था 1914 से।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ए बी भी इन्होंने दिया है, ठीक है। ए बी सी दिया है, सी क्या था आंसर इसमें? 1947 नहीं बेटा, इसको मुकुल शर्मा, इसको अंग्रेज लोग पहले ही करके थे। क्लास फर्स्ट देखना, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि कंपनीज एक्ट 1913 जो था, एक मिनट, 1913 था, उसमें फर्स्ट टाइम ऑडिटिंग लेके आई गई इंडिया में, और 1914 से इस चीज को क्या किया गया, इस चीज को लागू किया गया। ठीक है, फिर नावेद ने भी सही आंसर दिया है, ए बी भी ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। एक और चीज है, एक बच्चे ने नीचे कमेंट किया था सर पीडीएफ दे दो, भले ही कुछ उसके चार्ज कर लो। बेटा मुझे अगर चार्ज करना होता मैं इस वाले कोर्स को फ्री नहीं रखता। अगर मुझे पैसे चाहिए होते आप लोगों से, मैं इस वाले कोर्स को या फिर इस वाले बैच को बिल्कुल भी फ्री नहीं रखता। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, क्लासेस बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है, फिर उनके आंसर्स लेके आने में, और फिर यहाँ पे 1 घंटा आपके लिए मैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपके लिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यही 1 घंटा नहीं होता। मैं अपनी ज़िंदगी का इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के लिए देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ की मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लगा कि एक बच्चे ने उनसे कहा नीचे कि सर पीडीएफ दे दो, भले ही तो उसके कुछ चार्जेस ले लो। बेटा मेरे पैसे लेने का इरादा होता तो मैं आप लोगों के लिए फ्री में बैच नहीं चलाता। ठीक है, अगर मेरा आप लोगों से पैसे लेने का इरादा होता तो मैं आप लोगों के लिए फ्री में बैच नहीं चलाता। तो प्लीज़ इस तरीके की मतलब लैंग्वेजेस को और इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा अपने तक ही रखें। ठीक है, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं जिस तरीके से कहा गया है। बाकी तो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब मैं चाहता भी नहीं, अब आप नीचे कुछ भी कमेंट करो, कोई बात नहीं, इस चीज़ को भूल जाना, लेकिन आइंदा से मतलब इन फ्यूचर कभी भी इस तरीके का कमेंट मत करना। तो अब था, मैंने एक केस आपको दिया था, सत्यम केस के बारे में मैंने पूछा था आपसे, तो थोड़ा सा इसका देख लेंगे क्योंकि आप लोग ऑडिटिंग पढ़ने जा रहे हो। मेन जो इसमें डिफॉल्टर्स थे, ठीक है, वो ऑडिटर भी था, एंड जो इसका ओनर जो था वो तो था ही था भैया। तो क्या होता है, एक कंपनी होती है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, सत्यम केस बहुत ज़्यादा अच्छा केस है, मतलब इतना अच्छा केस है। मेरे को ना, आपने जब हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा था तो 2 ही केस सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे। एक था हर्षद मेहता केस, है ना। हर्षद मेहता को मतलब बिना फालतू में विलन टाइप का दिखाया जाता है, बट रियलिटी में वो क्या था भाई, उसने तो चीज़ों को फायदा उठाया, है ना। आपके लॉ इतने कमजोर थे कि उसने तो कर लिया, लेकिन हाँ, इन्वेस्टर के साथ में खेलना गलत बात है, ठीक है, लेकिन उसके लिए सजा भी मिली उन्हें। तो एक यहाँ पे आंकड़ा दिया गया था, ठीक है, एक न्यूज़पेपर से लिया है मैंने। तो इसमें देखो आंकड़ा दिया गया था क्या, बैलेंस एज पर पास बुक्स दिखाया गया था, ठीक है, कंपनी की जो बुक्स थी, कितना है इसमें 543 करोड़ रुपीस दिखाया गया था, बट एक्चुअल में कितना था 48.89 था। और उसने जो मतलब डिफरेंस जो था, जो कि बैलेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं इस नाम का, 494 करोड़ था। ठीक है, दर दर साल क्या होता है, ये चीज़ बढ़ती जाती है। मतलब एक टाइम पे तो आके आप ये चीज़ देखो कि कंपनी के पास में फंड कितना है, कंपनी के पास में फंड है सिर्फ और सिर्फ कितना, 50 करोड़। कितना है 50 करोड़, लेकिन बुक्स में कितना दिखाया जाता है 1782 करोड़, और इसके में डिफरेंस कितना हो जाता है 1731 करोड़। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब ऑडिटर ऑडिटिंग करने के लिए जाता है कैश बुक की, वो कितना कुछ उसमें चेकिंग करता है, जो मैं आपको अभी वेरिफिकेशन ऑफ वाउचिंग वगैरह पढ़ाऊंगा, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स वगैरह पढ़ाऊंगा, उसमें आप पढ़ाऊंगा कि किस किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद में भी, उसके बाद में भी मतलब 50 करोड़ के फंड को 1782 करोड़ का फंड दिखा दिया जाता है। अरे हद ही होगी भाई, 1275 करोड़ रुपए का फंड दिखाया जा रहा है, जबकि कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 21.89 करोड़ रुपीस है। 855 दिखाया जा रहा है करोड़, जबकि कंपनी का कितना है 43.85 है, 25.24 है। हद तो इसमें हो गई भाई, 21.89 है और फंड कितना 1275। अरे तुमने तो भैया हद ही कर दी। तो हुआ क्या था केस में, मतलब ऐसा क्या हुआ कि कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, गवर्नमेंट भी नहीं जान पाई, हाँ, कि मतलब कि चल क्या रहा है इस कंपनी के पीछे, होता क्या है देखो। फिर आखिर आप तो फिर ये जेल में चले गए, ठीक है, जो भैया कर्म करोगे तो सजा तो भुगतोगे ही। तो सत्यम केस की जब हम बात करते हैं, कौन सा केस, सत्यम केस। सत्यम एक्चुअल में एक कंपनी थी जो कि बीपीओ के लिए खोली गई थी। मतलब ये कंपनी जो है ये 1987 में स्टार्ट होती है। ठीक है, इंडिया का जो बीपीओ जो सेक्टर था, बीपीओ मतलब कॉल प्रोसेसिंग वाला होता है ना, कॉल सेंटर वाला, ठीक है, वो वाला सेक्टर, बीपीओ एंड आईटी सेक्टर बोलेंगे मेन तो इसको। तो इसकी कंपनी थी, मेन काम था इनका कि क्लाइंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के क्लाइंट्स को सर्विसेज देना। अपने यहाँ पे मतलब कि अभी भी होता है ना इंडिया में आउटसोर्सिंग करना, इंडिया तो अपना इसी से चल ही रहे हैं सारे के सारे इंजीनियर्स। ठीक है, आउटसोर्सिंग करना है कि मतलब आपको बैठा दिया जाएगा और आपको उनकी दुविधा को सुनना है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, मेनली बीपीओ में यही काम होता था। तो 1987 में हैदराबाद में एक कंपनी खोली जाती है सत्यम कंप्यूटर्स के नाम से। ठीक है, 20 एम्प्लॉयज़ को हायर करता है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी रहती है,
फास्टेस्ट ग्रो करती है, ठीक है, एकदम मतलब अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कमाने लग जाती है कंपनी को। और मतलब लॉन्च हुए 1987 के सिर्फ 4 साल बाद 1991 में ही कंपनी क्या करती है, अपने आईपीओ को लॉन्च कर देती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने आईपीओ को लॉन्च कर देती है और उसको एक मतलब बम्पर ओपनिंग मिल जाती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसने अपने आप को रजिस्टर किया और उसके बाद में 1991 में इसने अपने आईपीओ को लॉन्च किया। लोगों ने बहुत ज्यादा आईपीओ खरीदे। उन्होंने कहा 4 साल पुरानी कंपनी इतना बूस्ट कर रही है इतना जल्दी से। इसी साल, सुनो, इसी साल इसको फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी नाम आ जाता है। ठीक है, फॉर्च्यून 500 की लिस्ट जो होती है ना, इसमें मतलब कि वर्ल्ड की जो टॉप 500 कंपनीज है उसमें आ जाती है। मतलब 4 साल के अंदर ही एक कंपनी ग्रोथ करके वर्ल्ड की 500 कंपनी से कॉम्पीट करने लग जाती है। ठीक है, बाकी को पुरानी बनी हुई कंपनीज को क्या करती है, पीछे छोड़ देती है। एक मिनट, ठीक है, बाकी मतलब बाकी की बनी कंपनीज को पीछे छोड़ के टॉप 500 कंपनीज में आ जाती है। और फिर उसके बाद में एक और चीज मेरी सुनो, कि ये क्या करते हैं, ये टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, नाम सुना ही होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो, ये अपनी इंडिया की टॉप 3 कंपनीज हैं। किसकी, आईटी सेक्टर की। ये 4th नंबर पे आ जाती है सिर्फ 4 सालों में। सत्यम जो है वो 4th नंबर पे आ जाती है। ठीक है, मतलब दुनिया भर का सब कुछ होता जाता है इसमें। इसके लगभग 50,000 के करीब एम्प्लॉयज आ जाते हैं। मतलब धीरे धीरे सब प्रोसेस चलती रहती है। तो इसी में समझाता हूँ आपको। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहती है। 50,000 इसमें क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज हो जाते हैं। लगभग 60+ कंट्रीज में इसका क्या हो जाता है, कारोबार फैल जाता है। हाँ, 2003 में जब इसकी वैल्यू देखी गई, कब, जब 2003 में इसकी वैल्यू देखी गई, तो आप लोग जान के हैरान रह जाओगे कि कंपनी की वैल्यू कितनी थी। मिटा देता हूँ इसको, सुनना केस को। ठीक है, स्किप मत कर देना क्योंकि ऑडिटिंग से रिलेटेड है। इसके लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, नहीं तो वैसा कोई केस नहीं है वो, और कोई मैं दूसरा केस आपके लिए लेके नहीं आया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब 2003 में इसकी कैपिटल देखी जाती है तो 1 बिलियन हो जाती है। ठीक है, $1 बिलियन। मतलब कि आप ये चीज सोचो कितना शॉर्ट ड्यूरेशन में इसने, यहाँ से 13 साल 16 साल में ही, जब इसने 1987 में अपनी कंपनीज को स्टार्ट किया था, और 2003 में आके 1 बिलियन की कंपनी बन जाती है। ठीक है, 1987 में स्टार्ट करके सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर्स में इतना ज्यादा ग्रो कर जाती है। 2008 आते आते इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 2 बिलियन हो जाती है। ठीक है, $2 बिलियन हो जाती है। फिर सर ऐसा क्या हो गया कि जब 2 बिलियन की कंपनी 2009 में आके बंद हो जाती है, ऐसा क्या हो गया बेटा, हुआ क्या। ये थोड़े चालाक से आदमी थे, राजू, मिस्टर राजू जो इनके वो थे। अच्छा, इसके बाद में एक और चीज सुनो, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बताना भूल ही गया मैं आप लोग को, कि इनको 2008 में इनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो होता है ये गुड गवर्नेंस के लिए मिलता है, मतलब कंपनी को अच्छी तरीके से गवर्न करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस के लिए मिला था, इसके लिए इसको लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ाया जाता है कि भैया आप इतनी अच्छी कंपनी मत चलाओ कि आपकी कंपनी सत्यम जैसी बन जाए। ठीक है, तो इसको सत्यम स्कैम भी कहा गया आखिर बाद में। तो 2008 में इनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सारी की सारी अब ये चीजें पुरानी हो गई। ठीक है, 1986 में कंपनी स्टार्ट की, 2008 में। अब हमको सिर्फ 2008 की वैल्यू को देखना है इसकी। ठीक है, इन सबको साफ कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो देखो, आईपीओ वगैरह लॉन्च किया, टॉप 500 में आई कंपनी, इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है, फास्ट ग्रो कर रही है। बट होता क्या है, होता क्या है कि दिसंबर, ठीक है, 2008 में क्या होता है कि कंपनी एक कंपनी को खरीदने के लिए जाती है, मतलब उसका टेक ओवर कर रही है। ठीक है, वो कंपनी क्या थी, मैस्तास, माइतास, जो कि क्या थी, एक रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी। मतलब कि रियल एस्टेट की जो कंपनीज नहीं होती जो घर बनाती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाती है, बिल्डिंग वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है, उसकी कंपनी थी कौन, मैतास। तो मैतास में क्या होता है, ये इसको टेक ओवर करने के लिए जाती है। सत्यम इसको टेक ओवर करने के लिए जाता है, शेयर होल्डर्स मना कर देते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका टेक ओवर नहीं हो पाता, मैतास का टेक ओवर नहीं हो पाता। एक्चुअली में मैतास थी क्या, मैथास का टेक ओवर हुआ और फिर इसकी वजह से पूरे पूरे स्कैम खुल गया। ऐसा हुआ क्या, तो देखो मैथास क्या था, मतलब जो इसके ओनर जो था कंपनी का, तो उसने क्या किया, उसने 2003 मतलब लगभग 2000 के लगभग, जबकि रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट जो था हमारा, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा था मार्केट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी से बूस्ट कर रहा था। तो इसने अपनी एक कंपनी बनाई मैथास, और इसको रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई क्योंकि इसने रियल इस्टेट की कंपनी बनाई। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको एक खबर मिल गई इंटरनली, भाई जिसके पास में पैसा होता है उसको इंटरनली सब कुछ मिल जाता है, कि ना हैदराबाद में मेट्रो के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं,
मेट्रो के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि डीएमआरसी आया था दिल्ली में, तो ये भी कुछ मेरे ख्याल से 1990 में 95 में स्टार्ट हुआ था, फिर 2001 में 2002 में इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ। ठीक है, तो इसको आया कि अब प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्यों ना मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जो कि मैं क्या करूंगा, जब मेट्रो के जब प्रोजेक्ट्स आएंगे 2003 में, ठीक है, कब 2003 में जब आने वाले हैं, तो मैं उनके टेंडर्स उठा लूंगा। ठीक है, अब भाई इंटरनेट उन्होंने निकाल ली रिपोर्ट, अब ये कैसे निकाली उस चीज में हम लोग नहीं जाएंगे, सरकार सरकार के ऊपर है ना ये, तो किस तरीके से निकाली गई। ठीक है, तो 2003 में जब प्रोजेक्ट आएंगे तो मैं इसको खरीद लूंगा, मतलब इसके टेंडर्स को उठा लूंगा। तो इसने सोचा, बहुत अच्छी बात सोची कि, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो सत्यम का जो पैसा जो था, ठीक है, एक्चुअल में ये बबल बन रहा था जो, तो सत्यम के पास में पैसा नहीं था। हम्म, सत्यम के पास में एक्चुअली पैसा नहीं था, बट इसने सोचा था कि मैं इधर उधर से जो लोन जो लूंगा सत्यम के नाम से, क्योंकि सत्यम इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो मैं इसके नाम से सारा का सारा लोन ले लेता हूँ, और सारा का सारा किस में लगा लेता हूँ, अपनी इस वाली कंपनी में लगा देता हूँ। ठीक है, सारा का सारा किस में लगा देता हूँ, अपनी दूसरी वाली कंपनी में लगा देता हूँ, जो कि क्या थी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। और जैसे ही प्रोजेक्ट उठेगा, जैसे ही टेंडर उठेगा, इधर उधर से पैसा करके मैं इधर इसको उठवा दूंगा, और फिर उसके बाद में क्या करूंगा, पैसा अगर बच जाएगा तो वापस सत्यम में डाल दूंगा, वरना तो फिर कुछ नहीं। लेकिन होता क्या है, 2008 में रिसेशन आ जाता है। ठीक है, 2008 में रिसेशन आ गया भैया, सारा रियल एस्टेट क्या हो गया, चौपट हो गया। रियल एस्टेट चौपट हो गया, आपके पास में पैसा नहीं बचा। हम्म, आपके पास में पैसा नहीं बचा, आपने जितना भी बबल क्रिएट कर रखा था यहाँ पे, ये चीज देखो, जितना भी आप यहाँ पे बबल्स क्रिएट कर रहे थे 2007 सात, मतलब कि जून का ही है, ठीक है, जून सितंबर दिसंबर मार्च 2008 में देखो कितना फास्ट ग्रो किया है यार। मतलब कि जून से लेके सितंबर, एक साल के लगभग अंदर अंदर आपने 500 से लेके कितना 1700 ले, मतलब 1200 करोड़ रुपए का आपने एकदम से फंड लेके आ गए, है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ही आपके यहाँ पे उसकी बात आती है, मतलब कि मार्केट में रिसेशन आ गया, मार्केट में कुछ भी बिक नहीं रहा, आपके पास में अर्निंग नहीं होती, शेयर होल्डर्स आपके यहाँ पे बोलते हैं कि भैया तुम मेटासो खरीदने तो जा रहे हो, पर आपके पास में पैसा कहाँ है, टेक ओवर कैसे करोगे, क्योंकि आपके तो भैया, आपने तो पब्लिक कंपनी है, आपकी प्राइवेट तो है नहीं कि बस आप ही का हक चलेगा ना उसमें। अब तो उसमें पब्लिक कंपनी है कि उसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया आप मेहता को खरीदने तो जा रहे हो, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। तो जैसे ही पूछा पैसा कहाँ है, सारा का सारा भांडा इनका फूट गया। ठीक है, इनके पास में कुछ भी नहीं बचा। इन्होंने कहा कि भैया पैसा तो है ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद में भी एक सबसे बड़ी जो बात हुई वो क्या हुई कि ये सब मतलब दिसंबर के लगभग कब की घटना है, जब इनके पास में फंड देखो कितना था, सितंबर है, तो ये अक्टूबर नवंबर की लगभग घटना है ये सारी की सारी। ठीक है, दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर को ही 2008 में ही वर्ल्ड बैंक से इनको एक नोटिस आता है, वर्ल्ड बैंक से इनको एक नोटिस आता है कि सत्यम कंपनी को हम लोग डी बार करते हैं। ठीक है, सत्यम कंपनी को हम लोग बार करते हैं कि अब ये किसी के साथ में भी 8 साल तक, जितने भी बैंक हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं और वर्ल्ड में जितने भी बैंक्स हैं, ये 8 साल तक किसी के साथ भी क्या नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, उससे फंड नहीं ले सकती, उसको फंड नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, इस ये मतलब इंडिया में लगभग पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आईटी कंपनी को इस तरीके का नोटिस आया वर्ल्ड बैंक के थ्रू, क्योंकि इंडिया का पूरे वर्ल्ड में मतलब नाम था कि आईटी कंपनीज, आईटी सेक्टर हो तो इंडिया का जैसा ही हो। ठीक है, इनको नोटिस आ जाता है, इनको सत्यम को बड़ा गुस्सा आ जाता है। सत्यम को गुस्सा आता है, सत्यम बोलता है कि भैया तो वर्ल्ड बैंक तुमने हमें ऐसा नोटिस क्यों भेजा। और ये 2 दिन बाद उनसे क्या कहता है, उनसे एपोलॉजी मांगता है कि भैया हमको एक एपोलॉजी लेटर दो कि आपने जो किया है वो गलत किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ऐसा कुछ नहीं करता भैया, वर्ल्ड बैंक को सब कुछ पता लग गया लगभग। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वर्ल्ड बैंक को पता लग गया था इनकी सर की सारी चीजें। 7 जनवरी, एक चीज याद रखना, 7 जनवरी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 7 जनवरी 2009, मतलब कि लगभग 1 महीने बाद ही, ठीक है, मिस्टर राजू जो होते हैं वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से, और उसके बाद में 2000 और बोलते हैं कि मैंने अपनी कंपनी में 7,000 करोड़ का घपला किया था। सत्यम कंपनी का शेयर जो लगभग 550 चल रहा था, गिर के 50 रुपए, या फिर मेरे ख्याल से तो उससे भी कम पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब कि 2-3 दिन के अंडर में जैसे ये बोलता है मैंने 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया है, ये सारा का सारा शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है उसी दिन। सेंसेक्स लगभग 7% का क्रैश कर जाता है। ठीक है, इंडिया का जो अपना मार्केट जो होता है सेंसेक्स का, वो पूरी तरीके से डूब जाता है, क्योंकि पैसा तो कंपनीज में इसी से जा रहा है ना। तो इसलिए क्या होता है, इसमें सेबी भी इंटरफेयर करता है, इसके बाद में इसमें सेबी इंटरफेयर करता है, फिर उसके बाद में कुछ रेगुलेशंस लगती हैं। अब इसमें आता है कि रोल हुआ क्या, मतलब एक्चुअल में जो फ्रॉड था वो क्रिएट हुआ कैसे। ये सब तो हो गया कि उसने क्या क्या किया था, बट इसमें ऑडिटर का रोल क्या था। ठीक है, ये तो चीज़ मैंने आपको समझा दी। क्या होता है कि पीडब्ल्यूसी को दिया जाता है क्या, टेंडर, कि आप इसकी एक्सटर्नल ऑडिटर हैं।
आप इसके क्या है, ऑडिटर हैं। लेकिन तब भी इन्होंने घपला कैसे किया, इन्होंने देखो बैंक स्टेटमेंट्स बनाई, ठीक है, इसका जो मालिक था उसने अपने आप से बैंक स्टेटमेंट बनाई, अपने कंप्यूटर से खुद ही बनाई सब कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं था, उसको खुद से बनाया। इन्होंने 13,000 एम्प्लॉयज को फेक उनकी प्रोफाइल्स बनाई, ठीक है, उनके नाम से लगभग 3 मिलियन का क्या किया, 3 मिलियन का लगभग क्या किया इन्होंने पर मंथ, ये भी पर मंथ है, उसके नाम पे अपने नाम पे सैलरी निकाली। इन्होंने यूएस के मार्केट से कुछ फंड को उठाया, ठीक है, यूएस के मार्केट से कुछ फंड को उठाया और उसको कभी बैलेंस शीट में अपने दिखाया ही नहीं, उसको कभी भी अपने उसमें दिखाया ही नहीं। इन्होंने जो ओवर स्टेटेड कैश फ्लो जो दिखा रखा था वो था इनका 1.04 बिलियन का था, मतलब इनके पास में ऐसा कुछ भी पैसा नहीं था, इन्होंने कैश बैंक लोन ये सब कुछ अपना फेक दिखा रखा था, ठीक है। तो क्या होता है, इसके बाद में केस हो जाता है 2009 में, फिर हैदराबाद पुलिस ने मतलब पहले केस रजिस्टर्ड किया हैदराबाद पुलिस ने, ठीक है, फिर उसके बाद में इसको सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन फिर क्या भैया वही सीबीआई वाला चला, फिर उसके अंदर पैसे इधर उधर खिलाए गए, फिर इनको जेल हुई। सीबीआई जब मतलब उसकी ड्यू डेट जो थी तो उस दिन चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, ठीक है, नहीं कर पाई ये चीज़ अलग है, पर क्यों नहीं कर पाई, भैया हमारे इंडिया में बहुत ईमानदार पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, हाँ ईमानदार पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, इसके लिए सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई, इनको जेल नहीं हो पाई, लेकिन फिर उसके बाद में इनको जेल हो गई, ठीक है, वो चीज़ अलग है। बट पीडब्ल्यूसी को क्या किया गया, पीडब्ल्यूसी के ऊपर क्या हुआ, पीडब्ल्यूसी को सेबी ने अपनी एक इंक्वायरी बैठाई, ठीक है, 2018 में। अब देखो यार 2009 का केस है, 2018 में पीडब्ल्यूसी को कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बोला गया कि आप लोग अब ऑडिटिंग नहीं करोगे, आप और आपके एसोसिएट्स को, मतलब इनको हटाया गया, ठीक है, सेबी ने। फिर ये उसमें चले गए, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल होता है एक सेट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया नहीं, सेबी ये काम नहीं कर सकती, जबकि जबकि आपकी सेबी क्या है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी कदम उठा सकती है, क्योंकि उस समय पे इन्वेस्टर्स को सीधा सीधा 550 से आपने 50 रुपए पे पहुंचा दिया, तो क्या इसमें पीडब्ल्यूसी का कोई रोल नहीं था, जी बिल्कुल इसकी लाइबिलिटीज बनती थी कि वो जो मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसके प्रति जिम्मेदार है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक उसके ओनर के, मतलब जिसके पास में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है उसके प्रति है, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 11 और सेक्शन 11B जो था सेबी एक्ट का, ठीक है, 19 सेबी कब आई थी, 1990, मतलब बताओ मुझे, ठीक है, 1991 में आई थी या फिर 1992 में आई थी, मुझे बताएंगे नीचे कमेंट करके। तो फिर उसके बाद में क्या सेबी ने मतलब बोला कि भैया हमारा जो राइट है वो प्रोटेक्ट करने का है इन्वेस्टर्स को, और सेक्शन 11 और सेक्शन 11B हमको राइट देता है कि हमको प्रोटेक्ट करना है, बट इनकी नहीं सुनी गई, ठीक है, फिर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आया, फिर अलग अलग चीज़ें चलती गई। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो आपको फेक इन्वाइसेस बना दिए जाते हैं, आपका जो कौन है ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर जो है, फिर इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज की गई, ऑडिटर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई गई, बहुत सारी उसको क्या की गई, उसको ड्यूटीज दी गई कि भैया आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी लगेगी, आपके ऊपर सिविल लाइबिलिटी भी लगेगी, सो दैट कि इस तरीके के जो फ्रॉड्स हैं, वो नहीं हो पाए, ठीक है। लेकिन फ्रॉड को कौन रोक पाया, क्योंकि फ्रॉड तो इंटरनल ही होते हैं, एक्सटर्नली अगर आप चाहें तो आप कभी फ्रॉड नहीं कर सकते। सिंघम में कैसे डायलॉग होता है ना कि अगर पुलिस वाले चाहें तो हम लोग कब एक कोई मतलब मंदिर के बाहर से चोरी भी नहीं कर सकता, चप्पल भी। तो कुछ इसी तरीके की बात है, अगर ऑडिटर चाहे तो कहीं इंडिया में कभी फ्रॉड हो ही नहीं। हम्म, लेकिन चलो ये तो अलग चीज़ है। तो मैंने आपको ये केस एक समझा दिया, मतलब पढ़ा दिया अच्छे से। अरे आधी क्लास तो इसी में निकल गई, चलो स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसका मतलब। सबसे पहले ही देखो, ऑडिट एंड ऑडिटर जो है वो चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013 के चैप्टर 10 में क्या किया गया है, इसको बताया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा चैप्टर था, तो चैप्टर 10 है। अब आते हैं सबसे पहले इसमें, और मैंने आपको बताया था ना सेक्शन आपको कितने से कितने तक देखने, सेक्शन आपको 139 से लेके 148 तक देखने हैं, ठीक है, सेक्शन 139 से 148 तक, बस हमको यही पढ़ना है, और बाकी इसमें कंपनी सेक्ट में से हमको और कुछ नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले हमारा आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कि ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। तो इस अगर हम चैप्टर 10 की बात करें तो इसके हिसाब से एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, नोट डाउन करते जाना, जो जो चीज़ मैं भी हाईलाइट करता जाऊंगा, आज अंडरलाइन नहीं करूंगा, हाईलाइट। सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, मतलब कि कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, ठीक है, कितने सालों के लिए, 5 ईयर के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है,
ठीक है, एंड देयर आफ्टर टिल द कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी 6th मीटिंग एंड द मैनर एंड द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट सच मीटिंग शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी चीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि हर कंपनी को अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसमें अपने मेंबर्स के सामने बैठना है और एक कंपनी को या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल को कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, उसको एजी अपना वो ऑडिटर क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। ठीक है, और अगर इसके बाद में भी अगर कोई भी अपना ऑडिटर को मतलब नियुक्त नहीं कर पाती है कंपनी, इस चीज को भी नोट डाउन करना, कोई भी अगर ऑडिटर को नियुक्त नहीं कर पाती है कंपनी, ठीक है, फर्स्ट वाली मीटिंग में अपने, तो उसको क्या करना होता है, उसको विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेके आनी पड़ती है और उसके अंदर उसको क्या करना पड़ता है, एक अपॉइंटमेंट कोई ना कोई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना और इस चीज को तो नोट डाउन करोगे ही करोगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब लॉ में समझाने के लिए देखो मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज कैसे हो सकती है, बट समझाने के लिए क्या है कि आपको समझना तो इसमें क्या ही है यार, कि मतलब एक उतनी मीटिंग है और उसमें बैठाना है और उसमें मिलाना है, तो इसमें आपको क्या समझना है। तो ये चीज लिख लेना यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इस चीज को ध्यान में रखना कि 90 डेज के अंदर, ठीक है, 90 डेज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक लेके आनी पड़ेगी और उसके अंडर में क्या करना पड़ेगा, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, और कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए होगा। ठीक है, जब हम लोग किसी भी अपने ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे मान लो कि आपको अगर पीडब्ल्यूसी की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, आपको पीडब्ल्यूसी को ऑडिटर अपने लेके आना है। आप ऐसा नहीं ना कि आप गए अपनी मीटिंग यहाँ पे कि पीडब्ल्यूसी को कुछ पता ही नहीं है, आपने बोला कि हम लोग पीडब्ल्यूसी को क्या करते हैं, अपना ऑडिटर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूसी को तो पता ही नहीं है भाई कि आपने उसको क्या किया, ऑडिटर अपना नियुक्त कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई आपने मुझे बताया, हाँ, आपने मुझे बताया कि क्या नाम है कि मैं आप मुझे ऑडिटर नियुक्त करने वाले हैं, मैं कैसे आपकी ऑडिटिंग कर दूंगा आके, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या कहा गया, इसके लिए क्या गया, बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम और इट दैट द अपॉइंटमेंट इफ मेड shall be accordance with the conditions as may be prescribed shall be obtained from the auditor। ठीक है, तो जैसे कि रूल्स बताए गए हैं कि आपको चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कोई सूटेबल ऑडिटर लग रहा है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप किसको चूज करना चाहते हैं, पर आपको पहले उसके पास में जाना पड़ेगा कि भैया हम आपको अपनी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त करना चाहते हैं, क्या आप हमारी कंपनी के ऑडिटर नियुक्त होंगे। ठीक है, अगर वो बोल देता है यस, तो आप लोग क्या करोगे, उससे एक सर्टिफिकेट लेके आओगे कि वो आपको लिख के देगा लिखित में, और यहाँ पे अपनी स्टैंप भी लगाएगा और अपना सीए का जो नंबर जो होता है सर्टिफिकेशन वो देगा। ठीक है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी और फिर उसके बाद में क्या करेगा, आप उस वाले ऑडिटर को लेके आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपने ऑडिटर को बताए नहीं और उसको अपनी तरफ से क्या कर दे, उसको नियुक्त कर दे। ठीक है, इस वाली चीज को ध्यान में रखना। अब आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर, तो इसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंटेन्ड इन सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय मेंबर्स, ठीक है, 139 सेक्शन 1 में कहा गया, तो इतना ज़्यादा भी डीप में जाने की जरूरत नहीं कि सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 भी ध्यान में रखना है, वो नहीं। आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट सेक्शंस पूछेगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर किस में था, तो सेक्शन 139 में था। अ कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड ईच सब्सिक्वेंट 6 जनरल मीटिंग। ठीक है, तो पहले आप 5 सालों के लिए उसको क्या करोगे, अपना ऑडिटर को नियुक्त कर दोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब 6 जनरल मीटिंग में आप अपने नए उसको ऑडिटर को क्या करोगे, अपॉइंट करोगे। सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ द 6 जनरल मीटिंग। ठीक है, फिर सच अपॉइंटमेंट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द मेंबर्स एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब ये हिंदी में है बच्चों के लिए, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे। मैं आपको हिंदी में समझाते जा रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उसमें इंग्लिश में समझाता हूँ कि आपको समझ में नहीं है। अब आता है हमारे सब सेक्शन 2 क्या कहते हैं, सेक्शन 139 का, कि एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म नो मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, नो मोर देन 5 ईयर्स, क्या लिखा हुआ है, नो मोर देन 5 ईयर्स का मतलब ये है कि किसी भी ऑडिटर जो कि क्या है कि इंडिविजुअल है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ कितने, 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए ही अपॉइंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, हाँ, हालांकि ये बात हो सकती है कि उसको कॉन्जिक्यूटिव टर्म नहीं होनी चाहिए, बाद की टर्म में वो आ सकता है। कैसे, एन ऑडिट फर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ठीक है, ऑडिट फर्म को हम लोग कर सकते हैं
नॉट मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर। लेकिन ऑडिट फर्म्स को भी आपको कितने 10 साल के लिए ही करना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करना। एन इंडिविजुअल और अ फर्म विच हैज कंप्लीटेड इट्स टर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द कंप्लीटेशन ऑफ टर्म। अब एक चीज को ध्यान में रखो कि आपसे पूछेगा कि इंडिविजुअल को कितने सालों तक मतलब कितने सालों तक अपॉइंट करना है, 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के अंदर आप लोग उसको दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकते, जबकि 5 साल के बाद फिर से रीअपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। जबकि ऑडिट फर्म की बात अगर हम बोले तो क्या कहता है कि 10 सालों के लिए आप लोग उसको अपॉइंट कर सकते हो, मतलब 2 टर्म, ठीक है, 2 टर्म। 2 टर्म, एक टर्म कितने होगी 5 ईयर्स की होगी, तो 2 टर्म कितने साल की होगी 10 साल के लिए उसको अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। ये हिंदी में हो गया हमारा। अब आता है हमारा क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है हमारी, जिसको हम लोग कई बार पीएसयूज भी कहते हैं, उनको ऑडिटर जो होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कल या परसों की क्लास में, उसमें बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छे से आंसर दिया था कि एक सीएजी होती है सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो होना क्या चाहिए एक्चुअली में, होना ये चाहिए, भारत सरकार की एक कमी मैं आपको बताता हूँ। सीएजी में अगर आप जाओगे ना तो इसमें बहुत कम आपको सीए मिलेंगे। सीए या फिर कॉमर्स के बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो ना के बराबर ही होंगे। इसमें ज़्यादातर आपको कौन मिलेगा, बीटेक होल्डर्स, बीएससी, या फिर कोई भी एक ऐसा फील्ड का बच्चा जो कि किसी कॉमर्स के फील्ड से नहीं है, ठीक है। जो बच्चा कॉमर्स के फील्ड से नहीं है, आप उसको सीएजी का हेड बना देते हो, ठीक है। आप उसको क्या बनाते हो, सीएजी का हेड बना देते हो, या फिर आप उसको कहते हो भैया तुम जाके ऑडिटिंग कर लो, या फिर आप क्या करो, आप प्रिस्क्राइब करो कि ऑडिटिंग किसको करनी है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है यार। आप कम से कम मतलब जो प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं, आप कभी किसी भी उसको मतलब इंजीनियर की पोस्ट पे कॉमर्स वाले को बैठा दो और उससे जाके बोलो भैया कि बिजली बनानी है, तुम यहाँ पे जाके क्या करो, टरबाइन चला दो। हाँ, क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अगर देखो कि आप यूपी पीसीएल में अकाउंटेंट बन के जा रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड पे नहीं जा रहे हो, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कई बार ग्रुप ए में, या फिर जो ऑफिसर जो रैंक होती है आप उसमें नहीं जा रहे हो, ठीक है। आप लोग किस में जाओगे, ग्रुप बी में, या फिर ये मेरे ख्याल से ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। 4600 का अगर इसमें या 4200 का ग्रेड पे है तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है। लेकिन जो आपका ग्रेड ए का जो ऊपर ऑफिसर जो बैठा होगा ना, वो कॉमर्स का नहीं होगा, वो कॉमर्स का नहीं होगा, वो सिविल सर्विस से आया हुआ होगा। और वो जो इसमें एक होती है ऑडिट सर्विसेज करके कुछ होती है, ठीक है, उसके थ्रू आएगा। तो उसको तो भैया ऑडिटिंग का एबीसीडी भी नहीं आता है ना, एयू भी नहीं आता ऑडिटिंग का, लेकिन वो आपके ऊपर बैठ के आपको हेड करेगा। तो ये चीज़ गलत है। आपको कॉमर्स के बैकग्राउंड में कॉमर्स के बच्चों को लेके आओ, सो दैट कि इसीलिए आपकी जो कंपनीज है ना, पीएसयूज वगैरह, बैंक फेल हो जाते हैं, पीएसयू फेल हो जाती हैं, इसीलिए हो जाती हैं। ऐसे लोगों को लेके आओगे जिनको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो ये वो चीज़ फेल होगी। कॉमर्स के बैकग्राउंड को लेके आओ, बीकॉम करो, एम को। सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य बताऊं मैं आपको, सेबी में एक ग्रेड ए की पोस्ट आती है, ठीक है, ग्रेड ए की पोस्ट आती है, इसका मैंने मेंस भी दिया हुआ है 2 बार। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कॉमर्स की सारी पूछी जाती है। बट पता है आपको, अगर आप बीकॉम से हो तो इसमें नहीं दे सकते, बीकॉम की डिग्री है तो नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके पास में बीटेक है तो आप दे सकते हो। बीकॉम के साथ में आपको इसके लिए एमकॉम भी चाहिए। मतलब कि सेबी ये सोचती है कि अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ बीकॉम है तो आप उसमें क्या नाम है, इसका शायद अकाउंटिंग की पोस्ट होती है या फिर मैनेजर की पोस्ट होती है, जनरल मैनेजर की। तो आप क्या नाम है, कॉम, और इसमें पूछा भी कॉमर्स की चीज़ें जाती है, मतलब कंपनीज लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग पूछी जाती है। अगर आपके पास में बैचलर है कॉमर्स का तो आप उस चीज़ के लिए क्या हो, इन एलिजिबल हो। जबकि अगर आपके पास में बैचलर है किसकी, टेक्नोलॉजी की, तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। मतलब एक ऐसी बात है जो कभी भी हजम नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में आता है यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या बीटेक आपसे मांगता है, लेकिन अगर आपके पास बीकॉम है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस वाली डिग्री को नहीं दे सकते। ठीक, कितनी कितनी गलत बात है, कितनी ज़्यादा गलत बात है ये। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब भाई सरकार है, हम तो बदल नहीं सकते, सरकार रूल्स बनाती है। The Comptroller and Auditor General shall, in respect of financial year, appoint an auditor duly qualified within 180 days from the commencement of the financial year। ठीक है, अगर आपकी कोई भी नई कंपनी बन रही है तो उसके अंदर कितना 180 दिन के अंदर किसी भी ऑडिटर को, क्या जो भी कोई क्वालिफाइड ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, और ये कब तक उसमें वो करेगा, जब तक कि हमारी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती उस टाइम तक। ठीक है, अगर अगर सीएजी उस चीज़ को अपॉइंट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अगर सीएजी उस चीज़ को अपॉइंट नहीं कर पा रहा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर
ठीक है, विद इन 30 डेज क्या करेंगे, किसी भी एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अब आता है क्या हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर जब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं किसमें, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी आफ्टर द गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 90 डेज अर्थात 30 डेज। ठीक है, ये चीज जो मैंने भी आपको ऊपर बताई थी वही चीज है, ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स of company who shall appoint auditor within 90 days at extraordinary general meeting। सबसे पहले तो सीएजी का काम है कि वो उसमें 180 डेज के अंदर मिलाए। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, इस चीज को नोट डाउन करना। कैसे नोट डाउन करोगे, यहाँ पे खाली पेज है, यहीं पे बताता हूँ। हाँ, और इसमें एक और चीज ये भी है पता है आपको कि एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सीएजी में अगर आप सीएचएसएल के थ्रू जाते हो, सीएजी में एक उसकी पोस्ट आती है क्लर्क की, अगर आप उसमें सीएचएसएल के थ्रू जाते हो तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तभी आप सीएजी में जा सकते हो, अदरवाइज आप सीएजी में नहीं जा सकते। हाँ कितनी अजीब सी बात है ना, सीएजी में तभी जा सकते हो अगर साइंस का बैकग्राउंड है, जबकि सीएजी में साइंस के बैकग्राउंड की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, हाँ तो क्या कहा गया था इसमें देखो, सबसे पहले तो सीएजी को अपॉइंट करना पड़ेगा कितने देर में, 180 डेज में। अगर ये फेल हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा कितने डेज में, 30 डेज में। अगर ये भी फेल हो जाते हैं तो मेंबर्स ऑफ कंपनी जो है वो अपॉइंट करेंगे कितने डेज में, 90 डेज में। ठीक है, तो ये तो कुल मिला के कितने हो गए भाई, ये तो 300 डेज तो यही हो गए, और एक साल में कितना 365 डेज होता है। अरे ये क्या होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखना है इस चीज को। बाकी चलो आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139(7)। द ऑडिट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन केस ऑफ इट्स फेलियर इट्स अपॉइंटमेंट। ये 60 डेज नहीं होगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी एक मिनट, मैंने ऊपर 180 डेज कर दिया था क्या। हाँ ठीक है, सुनो सुनो सुनो, इसको 180 डेज मत करना। ठीक है, ये 180 डेज नहीं है, एक्चुअली में क्या है, इसको 60 डेज ही करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, गलती से हो गया था वहाँ पे। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 180 डेज नहीं 60 डेज करना। भाई लॉ है, गलती हो जाती है यार, इतने सारे डेज हैं। ठीक है, वो गलती से लिख गया होगा उसमें, कोई बात नहीं। तो ये भी चीज़ वही है कि एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग लगानी पड़ेगी, 60 डेज में बनाना पड़ेगा 30 डेज में। अब आता है हमारा कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर। कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी का सर क्या मतलब होता है, कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि आपके उसने ऑडिटर ने क्या कर दिया कि आपको ऑडिटर को, चलो ठीक है मैं अभी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है कैजुअल वैकेंसी वो मैं अभी आपको नीचे बताता हूँ, बट यहाँ पे भी ये चीज बता देता हूँ। तो उस वाले केस में क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी फिल्ड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। अगर कभी भी कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो उसको कितने 30 दिन के अंदर भरना पड़ता है। बट इफ अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इट शैल बी अप्रूव बाय कंपनी एट जनरल मीटिंग कन्वेंट विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड्स। ठीक है, अगर लेकिन क्या होता है, अगर वो किसी रेजिग्नेशन की वजह से अराइज होता है, ठीक है रेजिग्नेशन की वजह से अराइज होता है, तो उसमें आपको 3 months के अंदर अंदर में क्या लेनी पड़ती है, एक जनरल मीटिंग लेके आनी पड़ती है, और फिर उसके अंदर उसको अपॉइंट करना पड़ता है। सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। और फिर वो नेक्स्ट एजीएम तक क्या करेगा, आपका ऑडिटर बना रहेगा, फिर आप उसमें डिसाइड कर सकते हो कि हाँ हमको ये वाला ही ऑडिटर आगे करना है या फिर दूसरा करना है। कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सीएजी 30 दिन के अंदर उसकी वैकेंसी को फिल करेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो बोर्ड शैल फिल द वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, तो बोर्ड को कितने 30 दिन के अंदर करना पड़ता है, और इसके अंदर क्या होता है 3 months के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ती है कि जनरल मीटिंग को बुलाना पड़ता है और उसके हिसाब से करना पड़ता है। अब सर कैजुअल वैकेंसी होती क्या है, कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, देखो ये हमको सेक्शन 139 में डिफाइन किया गया था, सब सेक्शन 9 में। तो इसमें बोलता है ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर वो री अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, कि मतलब उसको जैसे ट्रिब्यूनल ने हटा दिया, या फिर गवर्नमेंट सीए मतलब कि आईसीआई ने क्या किया, उसका जो सीए का जो नंबर था उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इन सब केसेस में वो क्या होता है, वो कभी भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता, और आपके 5 साल खत्म नहीं हुए। ठीक है, तो इस वाले केस में वो कैजुअल वैकेंसी होगी। तो नोट डाउन कर लो इसको, ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। अरे एक मिनट, ये मत देखो,
ये तो रीअपॉइंटमेंट का होगा ना, कि जब वो रीअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी का देखो ये मतलब हो गया कि अगर उसने रिजाइन किया, ठीक है, उसके पास में पूरा राइट होता है कि वो रिजाइन कर दे, या फिर अपनी पोस्ट को छोड़ के चले जाए, या फिर कभी मान लो कि जैसे उसकी डेथ हो गई, आपने किसी इंडिविजुअल को कर रखा और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, एक तो उसने रिजाइन कर दिया या फिर उसकी डेथ हो गई, या फिर उसको ट्रिब्यूनल के थ्रू क्या कर दिया गया, उसको अयोग्य घोषित कर दिया कि हाँ भैया उसका दिवाला निकल गया, या फिर वो मेंटली सिक हो गया, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या कैजुअल वैकेंसी आ सकती है, तो हमको इस तरीके से भरनी होती है। तो दो ही केस होते हैं, एक हमारी प्राइवेट कंपनीज होगी, मतलब पब्लिक कंपनीज होगी, सॉरी, और एक कौन सी होगी, हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को लिख लेना, इनके दोनों के लिखना, आपको इसका डेज लिखना है 30 डेज, और फिर उसके अंदर 3 मंथ्स के अंदर रिकमेंडेशन, फिर कैजुअल वैकेंसी में गवर्नमेंट कंपनीज में 30 डेज और नेक्स्ट 30 डेज। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलो, इसमें से नोट डाउन कर लेंगे। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। अब हमारा आता है कि जब हमारा कोई भी रिटायरिंग ऑडिटर हो रहा है तो उसको हम लोग रीअपॉइंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर वो डिसक्वालीफाइड नहीं है, ठीक है, अगर वो डिसक्वालीफाइड नहीं है तो वो रीअपॉइंट हो सकता है। अगर उसको कंपनी के द्वारा कोई भी ऐसा नोटिस, मतलब उसने अपना कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया कि भैया मैं आप लोगों के साथ में काम नहीं करना चाहता, आप लोग बहुत ज़्यादा गंदा काम करते हैं, तो भी वो हो सकता है, मतलब कि वो ठीक है मैं आपके साथ में काम कर लूंगा, ठीक है। ए स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड एट एजीएम, ठीक है, अपॉइंटिंग सम अदर पर्सन और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, कि मतलब एजीएम जब आई थी आपकी तब उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास किया गया कि हम इस वाले पर्सन को हटाते हैं, या फिर हम किसी और फर्म को क्या करना चाहते हैं, अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या, ऑडिटर, तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये हमारे सेक्शन 139 का सब सेक्शन 9 कहता है। अब आता है हमारा सेक्शन 140। सेक्शन 140 छोटा ही है, ये बात करता है कि इसकी रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। हर किसी की अपनी एक मर्जी है, क्या है, हर किसी की अपनी एक मर्जी है। अगर आप यूपीपीसीएल ज्वाइन कर लो तो आप अपनी मर्जी से कभी भी क्या कर सकते हो, उस पोस्ट से रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छी कोई नौकरी मिल जाए तो आप लोग रिजाइन कर दो। तो उसी तरीके से ऑडिटर जो होता है वो भी एक सीधे तरीके से अपनी पोस्ट से, मतलब कि मान लो उसने अभी ले लिया बट उसको लगता है कि हाँ मेरा यहाँ पे काम नहीं चल पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, तो वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकता है, ठीक है। या फिर कंपनी की भी भैया अपनी मर्जी है, यूपीपीसीएल भी, अगर आप करप्शन में लीन हो, मान लो कि आप यूपीपीसीएल में चले गए अकाउंटेंट बन के और आप उसमें करप्शन करे जा रहे हो, तो यूपीपीसीएल आपके ऊपर केस चला के क्या कर सकती है, आपको हटा सकती है, ठीक है, वो यूपीपीसीएल की मर्जी है। लेकिन उसी तरीके से क्या होता है, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर भी हो सकता है। कंपनीज एक्ट 6 सेक्शन 140 इस चीज को क्या करता है, डिफाइन करता है कि अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकते हो, और अगर कंपनी चाहे तो उस पर्सन को क्या कर सकती है, हटा सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने मन किया और आप रिजाइन करके आ गए, मतलब कि उसको बताया भी नहीं और रिजाइन करके आ गए, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि कंपनी जब चाहे तब आपको हटा दे, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी, इस चीज को पहले पढ़ते हैं, देखो, एन ऑडिटर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। इस चीज को पढ़ो, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी हुआ था, बच्चों ने सही भी आंसर दिया था इसका, तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना। आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन द ऑडिटर कंसर्न मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, ठीक है। आप मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि आपका जब मन किया उस समय पे आप उठ के गए, भाग के गए और आपने क्या किया, अपने उसको पोस्ट से हटा दिया कि भैया हटाओ हटाओ, नहीं, उससे पहले आपको ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि भैया हम आपको अपनी पोस्ट से, आपकी पोस्ट से बर्खास्त करते हैं क्योंकि आपने ये काम किया है, ठीक है। ऑडिटर अगर उस वाले केस में समझता है कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत की है और कंपनी के पास में राइट है मुझे हटाने का, तो कंपनी मुझे बेशक हटा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लेकिन अगर आपकी कंपनी क्या करती है, अगर आपकी कंपनी आपको गलत तरीके से हटाती है तो आप इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, वो आपका फुली राइट होता है। फिर हमारा आता है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर कब रिजाइन कर सकता है, तो ऑडिटर हु हैज रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन 30 days फॉर द डेट ऑफ रेजिग्नेशन आ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द कंपनी ऑफ द रजिस्ट्रार, ठीक है। तो कंपनी का जो रजिस्ट्रार जो है उस पर क्या कर सकता है ऑडिटर, एक नोटिस देगा, मतलब उसको रिजाइन कर नोटिस देगा कि भैया, कंपनी को दे देगा पहले 30 दिन, और फिर रजिस्ट्रार जो होगा कंपनी का उसको भी बताया कि हाँ मैं इस तरीके से अपने ऑडिटिंग की कंपनी से हटा रहा हूँ। In case of government companies, the auditor shall also file such statement
the Computer Auditor General of India, indicating the reasons and other facts as may be relevant with regard to his resignation. If the auditor does not comply with this requirement, he shall be punishable with a fine, which shall not be less than 50,000 but may not exceed 5 lakh. ये क्या सर आपने इसको क्रॉस क्यों कर दिया, गलती से हो गया क्या? नहीं बेटा, ये गलती से नहीं हुआ, पहले ये वाला प्रोविजन था, बट आप इसको क्या किया ना 2018 में एक अमेंडमेंट आया और उसके बाद में क्या किया, इस वाले प्रोविजन को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस वाले प्रोविजन को हटा दिया गया है, तो इसके लिए मैंने इस चीज़ को काट दिया। अगर कभी आपका क्वेश्चन में ये चीज़ आ जाए तो ध्यान में रखना कि सर ने जब आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे ये वाली चीज़ काट दीजिए, ताकि ताकि कभी अगर आपका एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो आप लोग उसको क्या करो, गलत नहीं करके आ जाए। ठीक है, चलो ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आगे वाली चीज़ आपको पढ़ाता हूँ। ट्रिब्यूनल्स पावर टू डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखो, सिर्फ और सिर्फ मतलब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो कंपनी के, ठीक है, मैंने माना कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, आपको शेयर होल्डर्स ने चूज कर रखा है, बट आप कोई सुप्रीम पावर नहीं हो। इंडिया में सुप्रीम पावर कौन है? इंडिया में सुप्रीम पावर जो है वो लॉ है। ठीक है, लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना लॉ से नीचे कुछ भी है। तो अगर आप हो कुछ भी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या फिर जो कुछ भी हुआ, तो आपको किसके, आपको लॉ जो, आपको ट्रिब्यूनल कभी भी ऑर्डर दे सकती है कि भैया आपको इस वाले पर्सन को अपने ऑडिटर से हटा दो। क्योंकि जैसे सेबी के केस में अगर मैं बोलूँ आपसे, सेबी ने कहा कि ये जो पीडब्ल्यूसी जो है ये 2 साल तक कुछ भी नहीं कर सकती अब। ठीक है, तो जब ये 2 साल तक नहीं कर सकती अगर ऑडिटिंग वगैरह, और आपके जितने भी इसके एसोसिएट्स हैं हम उनको डीबार कर दें, कि मतलब इनको उससे हटा देते हैं कि भैया ये बार्ड है, इनसे आपको ऑडिटिंग नहीं करवानी, तो उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस वाले केस में तो आपको अपने उसके ऑडिटर को चेंज करना ही पड़ेगा, है ना? तो ये हमारा केस होता है कि अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहती है, मतलब कि कंपनीज एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करती है, ये दे सकती है कि भैया आप अपने ऑडिटर को बदलो, क्योंकि ये जो है ये कंपनी एक्ट के थ्रू नहीं चल रहा और ये हमारी बात भी नहीं मानता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आपका जो है ऑडिटर आपको उस समय पे भी चेंज अपना करना पड़ेगा। तो यही दो चीज़ें होती हैं, बाकी और कुछ है नहीं इसमें चीज़ में इतना ज़्यादा पढ़ने लायक। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही वो पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। हर यार लॉ तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना, लॉ में बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है कि आपका दिमाग उसमें फ्यूज़ होने लग जाए और जब आप रिवीजन करने बैठे तो उस टाइम पे नहीं पढ़ पाओ। ठीक है, तो हमको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ वही है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई। ठीक है, तो आज की क्लास में देखो इतना ही पढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट एनी चेंज ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इट शैल विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट of such application make an order that he shall not function as an auditor and the central government may appoint another auditor in his place। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी एक अदर ऑडिटर को उसकी जगह पर अपॉइंट कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको यूनिटेक का एक एग्जांपल दिया था, यूनिटेक का एक एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से यूनिटेक ने मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में घपलेबाजी की, फिर उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको टेक ओवर किया, फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसके अंदर क्या करती है, अब ऑडिटर को चूज करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाती है। ठीक है, अब वो सब गवर्नमेंट की मर्जी है। तो आज की क्लास में इतना, कल की क्लास में अब बाकी का पढ़ लेंगे। तो 2 क्लासेस में अपने सेक्शन वाले जो सेक्शन है ना, मतलब जिसमें आपको सेक्शन याद करने थे या फिर जो कंपनी सेक्ट से जो रिलेटेड है वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। तो कल ही क्लास में ये चीज़ कवर हो जाएगी और आपको अब इसमें कुछ भी मतलब और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कल और जितना आपको पढ़ा दूंगा उतने उतने ही आपको सेक्शंस को क्या करना है, याद करना है। तो आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अभी आपके लिए कुछ चैप्टर्स हैं, अब आपके लिए क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मुझे आंसर देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, इनमें से कौन से वाले ऑडिट रिपोर्ट के पार्ट्स हैं? स्कोप पैराग्राफ, एग्जीक्यूटिव समरी, ओपिनियन पैराग्राफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, स्कोप पैराग्राफ, कार्यकारी सारांश, राय पैराग्राफ, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का भाग है? आता है हमारा, एन ऑडिट रिफ्लेक्ट्स बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लाइंट विद द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जिसको हम लोग गैप भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सी वाली क्या है, इनमें से रिपोर्ट है? एन ऑडिट रिफ्लेक्ट्स, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और फिर मुझे बताना अनक्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है, एडवर्स है, या फिर एक डिस्क्लेमर है। एक ऑडिट व्यवसायिक वित्तीय विवरणों को दर्शाता है जो पारदर्शी है और आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है,
तो ये क्या है, अयोग्य राय है, एक योग्य राय है, विपरीत राय है, या फिर राय का एक अस्वीकरण है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। This principle requires that each recorded business transactions in the books of account should have an adequate evidence to support it. Kindly choose the correct option। ठीक है, ये हमसे देखो कंसेप्ट प्रिंसिपल पूछा है, तो इसने हमें कंसेप्ट या फिर प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या था, ध्यान से वो पढ़ना फिर से इसको। हाँ, हिंदी में अगर हम बोलें तो इस सिद्धांत की आवश्यकता है कि खातों की किताबों में दर्ज प्रत्येक व्यापार लेन देन के पास इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए। कृपया सही विकल्प चुनें। सत्यापन, वेरीफाइबल, एक्यूरल, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, संचय, रूढ़िवादी, या फिर संगति। इजी है, अगर डेफिनेशन सही से पढ़ोगे तो नीचे उसको क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो आंसर सभी बच्चों को देना है। व्यूज ज्यादा जाते हैं, बच्चे आंसर बहुत ही कम देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि बच्चे गलत आंसर दे, मतलब आंसर दे ही नहीं रहे। भले ही गलत करो, भले ही गलत करो, पर आंसर दो, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोगों को समझ में आती चीज़, और जो चीज़ एक बार आंसर दे दोगे वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहेगी। ठीक है, तो चलो कल वाली वीडियो, अब कल मिलेंगे अपनी वीडियो में। आज शाम को 7 PM पे क्या अपनी लाइव क्लास होगी। हाँ, 7 PM करना था या 8 PM? बच्चे ज़्यादातर तो 8 PM के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो 8 PM ही करते हैं। कितने पीछे करते हैं, 8 PM करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, और अभी मैं आपको उसमें लाइव क्लास का वो भी सेट कर दूंगा, तो आप लोग उसमें रिमाइंडर लगा लेना, सो दैट जैसे मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप लोग क्या करोगे, आप लोग लाइव आ जाना। ठीक है, हमारी वीडियोस को लाइक करके दूसरे बच्चे तो शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को किस तरीके से एक फ्री बैच दे रहा है। और ये फ्री बैच है, मेरे को आपसे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, पैसे चाहिए होती तो मैं इस वाले कोर्स को पेड भी कर सकता था। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कम बच्चे आते, भले थोड़े कम बच्चे आते, बट पेड में मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा अभी।